नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं चाय पर चर्चा। हमारे साथ आज एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई, देश की सेवा की, कैबिनेट में रहे। इसके बाद मोदी सरकार में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, संसदीय कार्य मंत्री रहे, अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे और फिलहाल बीजेपी की पार्टी की कामकाज, पार्टी को आगे ले जाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अब्बास नकवी सर। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली धन्यवाद पे। विवेक जी। सर, चूंकि आप संसदीय कार्य मंत्री रहे और पार्लियामेंट को, संसद को बड़े करीब से और बहुत लंबे समय से आपने सर काम किया, तो इसी से शुरुआत करते हैं। आज विपक्ष कह रहा है सर 11 साल से जो है वो देश में अघोषित आपातकाल है। कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें कहा जाता है कि संविधान की हत्या की कोशिश की जा रही है, संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी संविधान बदल देगी। इस तरह के एलिगेशंस जब जब लगते हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं, पार्टी कैसे देखती है इसको? देखिए विवेक जी, जिन्होंने आपातकाल के बारे में पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा या समझा नहीं होगा, वो ये बात कह सकते हैं। आज जो है वो जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है मोदी जी की, उसके प्रति जो है वो दुष्प्रचार, उसके प्रति जो है वो पूरी तरह से जो है वो पूरे विश्व में जो है वो भ्रम का माहौल पैदा करना, सरकार के बारे में, संसद के बारे में, लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के बारे में, संसदीय जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये संभव था कि जब इमरजेंसी में कोई बोल पाता है मिसेस गांधी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ? आज जो है वो ये जब लोग कहते हैं तो उन्हें जो है वो तर्कों और तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। कहते हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है, विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है, जो नेता बीजेपी में आ जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। देखिए क्या है कि हर एक तो पहली बात ये कि जब कांग्रेस पार्टी जो मेन इस वक्त विपक्षी पार्टी है, उसके साथ उसका जो कुनबा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है? अगर आप इस 11 सालों में देखें तो हर 15 दिन के अंदर उनके मुद्दे बदल जाते हैं। एक मुद्दा शुरू करते हैं और वो एक 15 दिन 20 दिन बाद जो है वो अपनी मौत खुद मर जाता है वो। आप अगर देखें लगातार शुरुआत में असहिष्णुता की बात आई, बिल्कुल, इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस। की बात आई, फिर अवार्ड वापसी शुरू हो गया, फिर कहा जाने लगा कि अब इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, ये तो बिल्कुल सुरक्षित रह ही नहीं सकते। फिर लोग संवैधानिक संस्थाओं वाली बात शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो है लगातार जो है वो संसद और संसदीय मूल्यों की बात शुरू हो गई। फिर ये हुआ कि साहब अब तो तानाशाही हो गई। फिर झूठे-झूठे जो है वो राफेल से लेकर के, पेगासस से लेकर के क्या-क्या तब मतलब किस्से कहानियाँ गढ़ी गई, लेकिन एक भी किस्से कहानी तर्कों तथ्यों के आधार पर नहीं थी और उसका नतीजा हुआ कि वो अपने आप अपने चौथे मुँह गिर गई। अगर हम पूरे इस 11 साल को देखें, एक एलिगेशन ये भी लगता है कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। आप देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मैं मंत्री भी मानता रहे। हूँ कि जो एक सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था, उसको मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो कोई इसमें वोट की बात नहीं थी। काम में भरपूर काम हुआ, सबका काम हुआ, उसमें मुसलमानों का भी हुआ, अल्पसंख्यकों का भी हुआ। उसके साथ ही साथ देश जब तरक्की कर रहा है, देश के लोग तरक्की कर रहे हैं, तो ये नहीं देखा गया कि इस देश में जो है वो ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि पारसी है कि बौद्ध है कि जैन है, कौन-सा है ये? वो हिंदुस्तानी है और उसके साथ वो तरक्की का बराबर का हिस्सेदार और भागीदार बना। हाँ, ये बात सही है कि जो एक मिजाज और रिवाज चलता था कि साहब वो हम तो जो है वो मुसलमानों के साथ ये करेंगे, हम जो है वो इनकी इस बिरादरी के साथ ये करेंगे, तो जो ये बिरादरीवाद का धंधा था, वो इस दौरान मंदा हुआ है, बल्कि एक तरह से ख़त्म हुआ है। ये कहते हैं मुसलमान खतरे में है। निकाह खतरे में है। आज तो अगर मैं बताऊं आपको, मुझे तो कहने में बिल्कुल वो नहीं विवेक जी कि इस बहुसंख्यक जो
हमारे देश का जो समाज है वो सबसे बड़ा असहिष्णुता का शिकार है, बिगेस्ट सफरर ऑफ द इंटॉलरेंस। कहीं दुनिया में आपने नहीं देखा होगा, जबकि ये देश आज जो है, देश जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद दो देश बने, सबको मालूम है। पाकिस्तान बना जिसने कि अपने को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। भारत बना जिसने कि अपने को सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चला। वो तो बाद में मिसेस गांधी ने जो है वो सन 1975 में जो है वो उसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद वगैरह ठोक दिया। अदरवाइज तो संविधान में लिखित में कहीं पे न धर्मनिरपेक्षता थी, न संवैधानिक बाध्यता के इस देश के बहुसंख्यकों ने सर्वधर्म समभाव का रास्ता चुना, और उसी का नतीजा हुआ कि आज देश जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और सबसे बड़ा जो है वो पंथ निरपेक्षता का अलंबरदार भी है, बिना किसी संवैधानिक बाध्यता के। तो ये एक बड़ा फर्क है। और उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो आज भी अगर ये कहें कि साहब ये माइनॉरिटीज़ जो है वो खतरे में है, मुस्लिम्स खतरे में है, तो शुद्ध रूप से उसके पीछे उनकी मानसिकता जो है सिर्फ वोटों की है, क्योंकि उनको ये समय समय पे इस तरह के शगुफे छोड़ करके जो है वो इमोशनल एक्सप्लाइटेशन। नहीं, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मदरसों को निशाना बनाया बनाया जा रहा है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है इन लोगों ने, जगह जगह खोदने की उसमें कोशिश में लगे हुए हैं, हर मस्जिद को खोद लेना चाहते हैं। इनकी नज़र हमारी मस्जिदों पे है, मदरसों पे है, हमारे इदारों पे है। वक्फ संशोधन बिल इसलिए लेके आए क्योंकि वक्फ के पास ज़मीन बहुत हो गई थी। देखो, ओवैसी साहब ये सब नहीं बोलेंगे तो उनका धंधा ही नहीं चल पाएगा। तो उनका धंधा ही जो है वो इस तरह की जहरीली बातें बोलने से, लोगों को गुमराह करने से ही चलता है। लेकिन ओवैसी साहब के जो आजकल जो है उस ओवैसी से बढ़ कर के जो आगे बढ़े हुए एक कम्युनल कंपटीशन चल रहा है कि कम्युनलिज्म का सियासी सूरमा कौन है। कांग्रेस सोचती है कि हम उस कंपटीशन में आगे निकल जाएं, ओवैसी एंड कंपनी सोचती है हम इस कंपटीशन में आगे निकल जाएं, समाजवादी पार्टी सोचती है हम निकल जाएं। ये एक कंपटीशन है इसमें। तो इस कम्युनलिज्म का जो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में ये एक के बाद एक का एक जो है वो नए नए सुरमा। सूरमा या नए नए जो है वो खिलाड़ी और कारीगर निकलते रहते हैं। तो इस कम्युनलिज्म के जो कारीगर लोग हैं उनका कारस्तानी आप देखते रहते हैं। ये इसको बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सर। आपने भी समाजवाद, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म की बात की, जिसको आपने कहा कि 75 में दुनिया जानती है कि 42nd अमेंडमेंट जो था उसमें ये दो शब्द जोड़े गए। ये क्यों जरूरी था? देखिए, मुझे लगता है ज़रूरी नहीं था। आपको याद होगा कि जब हमारे देश का पहला चुनाव हुआ 1951 में, नेहरू साहब की और कांग्रेस का एक मतलब वेव थी, हवा थी। उस वक़्त जो है वो आचार्य नरेंद्र देव जी के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी उस वेव में भी जो है लगभग 13 सीटें जीती थी लोकसभा में। मतलब वेव में 1951 में। 1957 में जो दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में लड़ी और उसमें भी जो है लगभग 20 सीटें, 19-20 सीटें लोकसभा में जीती। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये जीते थे उस वक्त जो है वो संविधान में ना सोशलिज्म लिखा हुआ था, ना तो सेकुलरिज्म लिखा हुआ था। इन इन नेताओं ने, या डॉक्टर लोहिया है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि संविधान में जो है वो समाजवाद घुसेड़ दो, धर्मनिरपेक्षता का कहीं पे जिक्र कर दो। किसी ने नहीं कहा कभी। ये तो 75 में जब मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई और किसी ने उनको राय दी या उनके दिमाग का फितूर निकला कि उन्होंने जो है वो कहा कि साहब किसी ने कह दिया हो कि समाजवाद भी इसमें ठोक दो, उसमें जो है वो धर्मनिरपेक्षता भी ठोक दो। तो वो इन्होंने कोशिश की है करने की, लेकिन उसका मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी था। और ये संविधान के जो प्रस्तावना है उसके साथ जो शरारतपूर्ण छेड़छाड़ हुई है वो ठीक नहीं। क्या ये असंवैधानिक है? क्योंकि कुछ लोग दलील देते हैं इमरजेंसी की वजह इसको लाया गया, इसमें न संसद थी, न विपक्ष था, न चर्चा थी, न बहस थी, मैं इसीलिए बैकडोर कहता से हूँ एंट्री ये इस कराई पे गई। एक राष्ट्रीय बहस ज़रूरी है। एक मैं तो अच्छी बात मानता हूँ कि एक ये शुरुआत हुई है, दत्तात्रेय होसबोले जी ने इसकी शुरुआत की है। मैं मानता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है और इस पर जब डिबेट होगी, जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जब इसमें बात निकलेगी तो उस हकीकत का भी पता लोगों को लगेगा
कि संसद में इस प्रस्तावना के परिवर्तन में और जो संविधान की मूल भावना के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उस छेड़छाड़ के पीछे मकसद और मंशा क्या थी और उसको संसद की कितनी ज़्यादा उस पे मुहर थी, ये तमाम चर्चा तो होगी। पार्लियामेंट लेकिन तो थी ही नहीं सर, तब तो संसद नहीं, एक तरह से हम नहीं थी। नहीं, संसद तो बिल्कुल तरह से डिफंक्ट थी, जो भी थी उसको नाम के लिए हुआ था, सब कुछ तो सब हाथ उठा करके और ठप्पा लगाएगा, मुहर लगाएगा। ठप्पा लगा उसमें। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज हुआ है, चेंज तो कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है ना, प्रस्तावना में चेंज हो रहा है साहब। सर, 2-3 बातें हैं, संसद की भी बात करेंगे कि आज का माहौल कितना बदल गया संसद के हिसाब से। लेकिन जब मुसलमानों की बात हो रही है तो 1-2 सवाल और जल्दी से कर लेता हूँ। कांवड़ यात्रा चल रहा है, चूँकि आप यूपी से ही आते हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 में बड़ा हमने वाद-विवाद देखा और इस साल भी ये जो है एक तरह से कहीं न कहीं विवाद की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। नेम प्लेट विवाद को लेकर आपका क्या मानना है? अच्छा, आप बताओ ये विवेक जी, आप जो है वो कांवड़ के मेले में मीट का ठेला लगाने की आपकी मजबूरी है या ज़रूरी है? ये जो लोग हैं ना कि कांवड़ के मेले में हम मीट का ठेला लेके घूमेंगे, कांवड़ के मेले में जो है वो हम बिरयानी बेचेंगे। अरे भई, ये हर हर समा हमारा देश में हमारे देश में हर धर्म के धर्मावलंबी है। हुँ। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, पारसी भी है, जैन भी, बौद्ध, जितने भी दुनिया में धर्म है सब है यहाँ पे। धर्म मानने वाले भी हैं, धर्म को ना मानने वाले भी हैं। तो उन सर्कमस्टेंसेस में विवेक जी, हर धर्म के जो तीज त्योहार हैं, आयोजन है, उनका एक दूसरे सम्मान करते हैं। कांवड़ यात्रा शुद्ध रूप से पवित्रता से जुड़ी हुई है, शुद्धता से जुड़ी हुई है, शुचिता से जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर से दूसरे को उसका सम्मान करना ही चाहिए। ये ज़िद नहीं होगी कि नहीं जी, हम तुम आज कांवड़ के तुम यहाँ से यात्रा लोगे, वहीं पे हम जो है वो बिरयानी का ठेला लगा के खड़े होंगे या बिरयानी की दुकान बोर्ड लगा के घूमेंगे। ये तो आप चिढ़ाने वाली बात होती है। इसको जो है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रशासनिक आदेश करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये तो आपको मतलब अपने आप जो है वो ये समझ सोच नहीं, होनी वो ये भी चाहिए। कहते हैं नेम प्लेट डिस्प्ले नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप क्या कोई अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन अपना वो अलग से वो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार जो भी इस दिशा में जो भी दिशा निर्देश जारी करती है, वो तो इसलिए करती है ना कि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में जो है वो तनाव ना हो। भाई कोई उसका नतीजा है, हम नहीं टलते तो उसमें 4 आदमी पहुंच जाते हैं झंडा लेकर के, कहते हैं पहले दिखाओ, फिर वहां तोड़-फोड़ होती है, फिर झगड़ा होता है, फिर जो है वो हिंसा हो जाती लॉ है। एंड ऑर्डर सिचुएशन बनता तो इसलिए जो है वो सरकार के साथ-साथ वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सरकारी दिशा निर्देश हों, उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति उस दिशा निर्देशों की आड़ में समाज में बिखराव, टकराव और सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश ना कर सके, कोई भी हो। लेकिन इसमें कहा जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के ढाबे बंद कराए जा रहे हैं या फिर आरोप लगाया जाता है कि मुसलमान होटल ना चला सकें, ढाबा ना चला सके, फिर वो 1 महीने क्या करेंगे? रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे? मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। एक्चुअली मैं पिछली बार भी मैंने भी इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी उस समय बात की थी, जब इस समय कुछ मीडिया चैनल्स ने ये दिखाया कि साहब वो ज़बरदस्ती उस पे जो है वो लगवा रहे हैं, नाम लिखो उस पे, नेम प्लेट डालो लो, तो मुझे ठीक नहीं लगा था। मैंने कहा ये तो जो भी अधिकारी ने किया है हड़बड़ी में गड़बड़ी की है। अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई कांवड़ यात्रा को इन्होंने कट्टरता का पर्व बना लिया है। इस तरह का कुछ कथन, उन्हें एग्जैक्टली उनकी लाइन याद नहीं है। मतलब एक तरह से अग्रेसिव हिंदुत्व को वो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये लोग जो है वो कैसे माहौल को में आग में घी डालो, कैसे जो है वो माहौल को बिगाड़ो, कैसे जो है वो समाज के अंदर जो है वो टकराव का माहौल पैदा करो, उसमें उसकी ये हवा डालते रहते हैं, उसको जो है वो प्रोत्साहित करने की कोशिश करते रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार इलेक्शन को लेकर क्या कहेंगे सर? बिहार इलेक्शन में बड़ा वाद-विवाद की स्थिति बन गई है। अब वहाँ पर भी वोटर लिस्ट रिवीजन की बात आई, तो उसमें कहा जा रहा है कि वोटरों को काटने का और इल्लीगल तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। देखिए विवेक जी, एक बात मैं बताऊँ आपको, बिहार के चुनाव में जिस तरह का जो है वो
तेजस्वी यादव जी या कांग्रेस पार्टी या जो भी उनके और साथी होंगे, मुझे मालूम नहीं कौन कौन उनके साथ है उनके अलायंस में, उनमें जो डिप्रेशन दिख रहा है, हताशा दिख रही है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार के चुनावी चौपाल पे भी वो चारों खाने चित होने वाले हैं। और उसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है वो वक़्त पे कह दिया कि साहब जो है वो हम आएँगे तो जो है वो कानून फाड़ के फेंक देंगे, रद्दी हाँ, उखाड़ के। रद्दी टोकरी में फेंक अरे भाई, देंगे। अपने खूंटे का ठिकाना नहीं, कानून का खूंटा उखाड़ने का ठेका लेके बैठ रहे हो। अपने खूंटे का जिसका ठिकाना नहीं, वो कानून के ठेके खूंटे को उखाड़ने की ठिठौली कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि उनको इस बात का एहसास हो गया है, और इसके पीछे मकसद उनका केवल ये है कि किस तरह से जो मुस्लिम वोट है उनको, उनका जो है वो धार्मिक जो है वो शोषण करो, राजनीतिक शोषण करो, और उनके अंदर भय और भ्रम का माहौल पैदा करो। तो मैं तो उनको यही कहूँगा आपके माध्यम से, विवेक जी, आपके कार्यक्रम के माध्यम से, कि भैया इस भय और भ्रम के गटर को पर जो है वो आप भरोसे का शटर लगाओ। क्योंकि जब तक ये भय और भ्रम के गटर में आप फंसे रहोगे, तब तक आप जो है वो भरोसे पर पे नहीं आ पाओगे, और भरोसे पर जब तक आपके अंदर नहीं, यकीन नहीं होगा, तब तक ये लोग इसी तरह से आपका शोषण करते रहेंगे। चुनाव आता जाएगा, निकलते जाएगा, आपको च्युइंगम की तरह चबाएंगे और चलता बनाएंगे। नहीं तो इसमें उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 2024 के अगर हम पूरे इलेक्शन डेटा को देखें तो 84% जो है मुसलमानों का वोट हो गया इंडिया गठबंधन को गया। 4% अदर्स को छोड़ दें, 4% वोट जो है वो मुसलमानों का जो है वो एनडीए गठबंधन को मिला। तो आप ये सब कर क्यों रहे हैं जब आपको पता है कि आपको एक मुश्त वोट मिलने ही वाला है? आपको इस तरह के पॉलिटिक्स ऐसा करने है की कि आवश्यकता यही नहीं है, करके फिर तो क्या है? 84% मिल गया था ना, इसी तरह से डरा करके 84 मिल गया था। तो वो 84 जो है वो हमारा बचा रहे, बंधा रहे, इसके लिए करते हैं ये, इसलिए ये शगुफे छोड़ रहे हैं। अदरवाइज तो वक्फ का तो पूरे की तरह से पूरा सिस्टम है, उसकी जो अराजकता है, उद्दंडता है, जिस तरह से उसमें लूट है, तो इस लूट की लंपट लाबी के जो लीगल लाइसेंस था, उसकी नाकेबंदी और तालाबंदी हुई है, और इसलिए जो है ये सब लामबंद हुए हैं सारे के सारे लोग। जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे सर? क्या सरकार ने इस पर यू टर्न लिया? पहले था कि नहीं कराएंगे, अब कराएंगे इस ऐसा बार? नहीं है, देखिए मैं बताऊं आपको, 2017 में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी 2017 से। क्योंकि जनगणना मतलब 140-50 करोड़ का ये देश है, और बेसिकली तो 2001 नहीं, 21 में तो नहीं, 2001 वाली हुई, उसके बाद 11 वाली हुई। उसके बाद तो जो जनगणना का मतलब डिटेल अब नहीं आया देश के सामने, जो भी हुई वो बीच में। तो 17 से ये शुरू हुई कि ये प्रक्रिया हम फिर फ्रेश शुरू करनी है। बीच में ये हुआ था कि इसमें इस जनगणना में जो है वो जातियों को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि जो उसके लिए ओबीसी का मुख्य ध्यान था कि ये जो मंडल कमीशन में जो ओबीसी और है वो, और प्लस जो 10% जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को मोदी सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, जिसमें कि अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, राज, ये वो सारे लोग हैं जो अपर कास्ट, जो गरीब हैं आर्थिक रूप से, उनको भी 10% दिया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ जाए। अब उसके जाति जनगणना भी उसी में, क्योंकि इसमें शोर मचा, तो ये प्रक्रिया चल ही रही थी कि इतना तो उससे जातिगत जनगणना की बात हो गई। अब वास्तविक रूप से जनगणना प्लस जाति उसमें जोड़ी जाएंगी। तो इसका मकसद प्योरली सबका साथ सबका विकास है, नेचुरली देश, देखिए क्या है ना कि आपके या ये पास, जानना कि बैकवर्ड कितने हैं, हमारा पॉलिटिकल रणनीति कैसी होनी चाहिए, स्कीम्स कैसे होनी देखिए चाहिए जिससे जो हम। भी पॉलिटिकल पार्टी ज़मीन पे काम करती है, और बीजेपी तो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको सब पता होता है कि कौन सी जातियां उसके साथ हैं, कौन से क्षेत्र के लोग उसके साथ हैं, कौन सी जातियां जो हैं वो हमारे सब कुछ चाहने के बाद भी हमारे साथ नहीं आएंगी। तो सबको पता होता है, इसमें कहीं किसी को जो नहीं पता है वो तो फिर घूमता रहेगा ऐसी हवा में, हवा हवाई करता रहेगा। तो जो देखिए आपके जो है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लीडरशिप है, उनकी जो है वो नज़र हमेशा जो है वो ज़मीन पे होनी चाहिए। आप अगर ज़मीन पे नज़र नहीं रखेंगे, ज़मीन की हकीकत को आप नज़रअंदाज करके चलेंगे, तो आपको जनता जो है इसी तरह नज़रअंदाज करती रहेगी। एक आखिरी मुद्दे पर बात करते हैं सर जल्दी से। संसदीय कार्य मंत्री आप रहे,
पार्लियामेंट से लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, संसद में तो टकराव का माहौल क्यों है? क्या पहले भी ऐसा होता था? मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हुआ है इस बीच। और देखिए, संसद में जो सरकार और विपक्ष दोनों की ये समन्वय नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी है। कौन सही है, विपक्ष सही है या फिर सरकार सही है? अब देखिए, विपक्ष कहेगा कि सरकार गलत है, सरकार कहेगी विपक्ष गलत है। लेकिन इस समय क्या हुआ, विपक्ष की एक प्रॉब्लम क्या हुई है, विपक्ष जो है वो मुद्दों को संसद में उठाने के बजाय सड़क पर ज्यादा जो है वो चुहल करने में और हंगामा करने में लगा रहता है। आप जो है वो 10 मुद्दे लेके आप कैसे आप मान लीजिए एक एक जो है वो मानसून सेशन होने वाला हो, मान लीजिए 1 महीने का भी नहीं होता, 20 दिन होता है, जो भी दिन होगा उसमें आप कहोगे जी हम ये 25 मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। सरकार के पास जो है वो 30 बिल होंगे, उसके बाद जो है वो 0 आवर्स भी उसमें होता है, प्राइवेट मेंबर बिल भी होता है, उसके बाद स्पेशल मेंशन भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, तमाम और चीज़ें भी आती रहती हैं। तो आप 20 दिन में आप जो है वो 20 मुद्दे अपने ही लेके बैठे हुए हो, 20 सरकार लेके बैठी हुई है। एक मुद्दे पे भी कम से कम भी अगर समय पे चर्चा होगी तो 2 दिन तो हो ही जाती है। भई अगर सारे मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिबेट में, डिस्कशन में, तो इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि इश्यूज को लेकर के विपक्ष की नॉन सीरियसनेस जो है वो उसने संसद के कार्रवाई को जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सरकार का देखो, सरकार तो काम कर ही लेगी। सरकार की तो प्रमुख प्राथमिकता होती है कि हमारे बिल पास होने चाहिए। बिल पास कराएगी सरकार, नहीं आप मानोगे तो दिन में पास हो जाता है। ये तो ये क्रम जो है वो शोर में पास करने की शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। आजकल तो वॉकआउट करने लगे हैं। वॉकआउट तो पहले भी होते थे, लेकिन किसी भी बिल में, किसी भी चीज में टकराव बहुत ज्यादा दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप लेटेस्ट देखें सिचुएशन में ऑप सिंदूर में, तो विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और सरकार जवाब दे कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार ने इस पर रत्ती भर ध्यान नहीं दिया। ये विपक्ष का एलिगेशन है कि ना स्पेशल सेशन बुलाया गया, ना इस पर बातचीत की गई, ना संसद को बताया गया, ना पार्लियामेंट को बताया गया। देखिए, पहली बात ये कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई इस पे। उसमें भी कहते हैं मोदी जी नहीं थे। अरे भई, आपको तय करोगे कि कौन बैठेगा? अब इनकी दिक्कत ये भी है कि पार्लियामेंट में होगा तो कहेंगे कि ठीक है, डिस्कशन हम तब शुरू करेंगे जब जवाब कौन देगा बता दो आप। अरे जवाब कौन देगा? सरकार जो है वो सामूहिकता से चलती है। मतलब जो कैबिनेट है वो कौन जवाब देगा, ये प्राइम मिनिस्टर को तय करना होता है या सरकार तय करती है कि भाई ये जवाब देंगे, ये इस पे इंटरवीन करेंगे, ये उसका वो करेंगे। अब दिक्कत ये होती है कि जब ये जो है वो शर्तों के साथ शरारत करते हैं, कह देंगे जी हम इस पे डिस्कशन करेंगे लेकिन आप इसका जवाब मोदी जी आके दे। मतलब फिर उस टॉपिक से भाग लेते हैं। यानी हाँ, समझ जाते हैं कि इनको कुछ कुछ करना है नहीं। आपको याद होगा पेगासस से कि इन्होंने जासूसी का जेम्स बॉन्ड को शुरू कर दिया था। हम लोगों ने कहा करो डिस्कशन, भाग लिए। उसके बाद उन्होंने फिर राफेल शुरू कर दिया था एक बार, उसमें भी। और ये ऐसा नहीं है, आपको याद होगा कि ये जब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी थी, जिस वक्त के हमारे देश के सेना ने घुस घुस करके पाकिस्तान के जो है वो घुसपैठियों को और सेना को बर्बाद कर दिया था, करगिल में तबाह कर दिया था। पाकिस्तान ने उन लाशों को लेने से इनकार कर दिया था। तो उस वक्त जो है वो देश जो है वो जीत का जश्न मना रहा था, और वहीं पर जो है वो सोनिया गांधी जी उस पर जो है वो सवाल कर रही थी और कह रही थी कि कफन चोरी कर लिया इन्होंने। और याद होगा 2 महीने पार्लियामेंट नहीं चलने दी इन्होंने, जॉर्ज फर्नांडिस पे कफन चोर करते थे। यानी कि इन्होंने हमेशा रंग में भंग डालने की कोशिश की, और देश की जो है वो कंट्री की विक्ट्री पर जो है वो कॉन्स्पिरेसी और मिस्ट्री खड़ा करना इनका जो है वो एक रिवाज और मिजाज है कि देश की जीत पर जो है वो दुर्भावना का गीत, ये इनका एक शुरू का वो है। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी अध्यक्ष के रेस में आप किसे देख रहे हैं? बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। अच्छे अध्यक्ष आएंगे। और अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो राज्यों में हमारे अध्यक्ष बने हैं वो सब बीजेपी के तपे तपाए कार्यकर्ता, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता। लोग अभी तक शिकायत करते हैं ना साहब, जो बाहर से आते हैं और पैराशूट वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं,
तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो संगठनात्मक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तपे तपाए और मजबूत कार्यकर्ताओं को ही मिली है। इसलिए मजबूत पार्टी का कार्यकर्ता ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। बहुत शुक्रिया नकवी जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और अपना कीमती वक्त दिया, सारे सवालों पर खुलकर बातचीत की। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने हर एक आयाम पर, हर एक मुद्दे पर बड़ी खुलकर बातचीत की, बड़े दिल से जवाब दिया और उम्मीद है कि ये शो आपको जरूर पसंद आएगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।